नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसमें हमको इनकी जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पहला डाइपोल मोमेंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा solubility in water, चौथा melting point, पांचवा stability with respect to heat। तो पहले तो हम डाइपोल मोमेंट शुरू करेंगे, एक एक करके देखते हैं। डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग में या नहीं पढ़ा अभी तक? कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग शुरू होने में? कौन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा है? पीरियोडिक टेबल चल रहा है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखो, डाइपोल, पहले तो डाइपोल क्या होता है ये देखो। एक सिस्टम जिसमें दो ऑपोजिट चार्जेस हों, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, साइन ऑपोजिट होता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है चार्जेस का, उनके बीच डिस्टेंस है मान लो d। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है न्यू, वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, दैट्स इट। ये फिजिक्स में भी आएगा आपको, डाइपोल मोमेंट। तो एक सिस्टम ऑपोजिट चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, उनके बीच डिस्टेंस d, सो डाइपोल मोमेंट इज q इंटू डी। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डी बाय। स्पेलिंग नहीं पता मुझे क्या है, इसी तरह का सिंबल तो डी है, डी बाय बोलते हैं इसको। तो अब ना क्या है देखो, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। पर इलेक्ट्रॉन्स 50% शेयर नहीं होते। जैसे हम एग्जांपल लें H2 हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में बॉन्ड कैसे बनेगा? एक H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, ऐसे H डैश ऐसे बॉन्ड बन जाता है। एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन को ही बिलोंग करते हैं। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे वैसे दिखाते नहीं है, दो डैश का मतलब ही दो इलेक्ट्रॉन होता है, पर मैंने बस दिखा दिया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा माना जाता है कि ये इक्वली शेयर्ड है। तो अगर इक्वली शेयर्ड होंगे तो इनमें कोई चार्ज नहीं होगा, इस पर भी चार्ज होगा ज़ीरो, इस पर भी चार्ज होगा ज़ीरो। पर अगर आपने दो ऐसे एटम कनेक्ट कर दिए जो डिफरेंट हैं, जैसे HCl, इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा? H बॉन्ड Cl। क्लोरीन ना
ये डैश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है ज़्यादा, हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो शेयर हैं, क्लोरीन के पास चले जाते हैं। 100% नहीं जाते हैं लेकिन थोड़ा सा पास आ जाते हैं। अगर तो 100% चले जाएं, क्लोरीन के पास देखो बॉन्ड में फॉर्मेशन करके दिखाता हूँ, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो जब इनमें बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, तो फिर क्या होगा, अब HCl 1 2 3 4 5 6 और ये बॉन्ड बन गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ये एग्जैक्टली बीच में नहीं रहते, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ यहाँ मैंने ड्रॉ करके दिखाया। तो उससे क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये डाइपोल बन चुका है। ऑपोजिट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनके मान लो बॉन्ड लेंथ है d, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा चार्ज इंटू d, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो हम दिखाते हैं जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उस तरफ, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से ऐसे दिखाते हैं, और पीछे एक डैश, ये डाइपोल मोमेंट का साइन होता है, वेक्टर है ये। मतलब फिजिक्स में उल्टा दिखाया जाएगा, फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है वेक्टर, वो कंफ्यूज मत होना, 12th क्लास में आएगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में ना जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो उस तरफ एरो रहता है। सो दिस इज डाइपोल मोमेंट। टू सम अप, डाइपोल मोमेंट वहाँ आएगा जहाँ पे आपने 2 डिफरेंट एटम्स को कनेक्ट किया। जैसे ही आपने 2 डिफरेंट एटम को कनेक्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर्ड इक्वली नहीं होंगे, किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। और जिस एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं उस एटम को बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ना एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ये ऑर्गेनिक का ये पार्ट है नहीं। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट होते हैं एक कोवलेंट बॉन्ड में, उस एलिमेंट को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इस वजह से एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्रिएट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके लिए ना एक मैंने शॉर्टकट करवाता हूँ मैं क्लास में, वो आप नोट कर लीजिए। फन, नक्कल, बियर, इश्क, पहलवान। फन, नक्कल, बियर, इश्क, पहलवान। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। तो नकल, इश्क और पहलवान में इक्वालिटी है, नकल, इश्क और पहलवान में इक्वालिटी है। फन, नकल, बियर, इश्क, पहलवान। दूसरी बात क्या, अगर किसी सेम एटम का हो और हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे sp कार्बन होगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 से। ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, अब देखते हैं। तो एग्जाम्पल करेंगे पहले हम तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे भाई, वो टॉपिक तो केमिकल बॉन्डिंग का अलग था। चलो, तो मैं 2 आइसोमर बना रहा हूँ।
अब देखो, अच्छा पहले एक और बना लेता हूँ। देखो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या होगा, कौन बताएगा? इसका हाइब्रिडेशन बताओ। sp2 sp2, क्योंकि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इसका sp3 है। सो जो sp2 कार्बन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये वाला बॉन्ड है जो कोवलेंट बॉन्ड, ये sp2 वाले कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, इसलिए उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक इस तरह से एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बन जाएगा इस बॉन्ड में। सिमिलरली यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन का ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है ऑलमोस्ट, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी ऑर्गेनिक में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण डाइपोल मोमेंट बना दिखाई नहीं देगा। ये वाले बॉन्ड्स को नहीं कंपेयर करना। देखो ऑलमोस्ट सेम सा है इसका, हालांकि कार्बन का थोड़ा सा ज़्यादा है पर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ऑर्गेनिक में डाइपोल नहीं बनाते कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो 2 वेक्टर हैं, वेक्टर्स तो आपने पढ़ लिए होंगे ना, एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है। इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो यहाँ होगा, नेट न्यू रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ही है लेकिन एक बॉन्ड है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। ये वाला बनाया मैंने, ये वाला यहाँ बना दिया डायरेक्शन बॉन्ड मोमेंट, और ये भी बॉन्ड मोमेंट है। वेक्टर आपने पढ़ लिया ना फिजिक्स में? यस सर। हाँ ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो यही बनेगा ना, तो इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई? इसका देखो इस तरफ होगा, ये कार्बन की तरफ होगा, sp2 कार्बन है ना ये, और इसका इस तरफ। तो दोनों बॉन्ड मोमेंट जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। ये बात समझ में आई भाई सबको? yes sir हाँ, इसका डाइपोल मोमेंट 0, ट्रांस का 0, सिस का नॉन 0। न्यू रिजल्टेंट 0 हो जाएगा बिकॉज इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स कैंसिल हो गए। तो आप देख सकते हो कि सिस और ट्रांस का डाइपोल मोमेंट डिफरेंट आ रहा है। अगला एग्जांपल, अब देखो क्लोरीन तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका बॉन्ड मोमेंट इस तरफ होगा और ये sp2 कार्बन की तरफ होगा, ऐसे होगा। तो रिजल्टेंट कैसे बनाऊँ? ऐसे और एक ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगा, न्यू रिजल्टेंट इंडिविजुअल बॉन्ड। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट है, ये 1। ट्रांस का कैसे बनेगा अब इसके? ये इसका ट्रांस है, तो इस तरफ और इस तरफ 2। मुझे ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ऐसे और दूसरा ऐसे, दोनों एक डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा। मुझे बताओ किसका है ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, ट्रांस का या सिस का? इस केस में ट्रांस का डाइपोल मोमेंट इस केस में ज़्यादा हो गया।
तो डाइपोल मोमेंट से क्या होता है ना, अगला है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डाइपोल मोमेंट का ऐसे आप देख सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करेगा, देखो एक मॉलिक्यूल है ये, दूसरा मॉलिक्यूल है ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो इसमें चार्ज डेवलप हो गए। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, चार्ज ही तो डेवलप होते हैं। तो जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा उसमें चार्ज डेवलप होगा मॉलिक्यूल में। जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा उतनी ज़्यादा ऐसे अट्रैक्शन बढ़ेगी। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी मोर इफ़ डाइपोल मोमेंट इज़ मोर। और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो गई तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप बॉयल करते हो तो आप दो मॉलिक्यूल्स को दूर ही करते हो ना। लिक्विड से गैस बनाते हो तो दो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर रहे हो, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है उनको दूर करना मुश्किल होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो मतलब चार्ज पोलैरिटी ज़्यादा होगी, चार्ज पोलैरिटी ज़्यादा है तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो लिख लेते हैं इसको, मोर इज डाइपोल मोमेंट, मोर इज चार्ज separation, hence more is intermolecular attractive force, thus more is boiling point। सिंपल आपको डाइपोल मोमेंट देखना है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल ऊपर मैं बता देता हूँ, ऊपर लिखा ही है हमने। इसमें बताओ 1 और 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में 1 और 2 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बताओ। सर 2 का ज़्यादा होगा, करेक्ट, बिकॉज उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 और 2 में किसका ज़्यादा होगा, ये है 1, ये है 2, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, 1 का, क्योंकि उसका कुछ है डाइपोल मोमेंट, 2 का तो 0 ही है। डन, बस ये आपको इसे चेक करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब क्या, जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो होते हैं सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट वही होते हैं जिनमें कुछ पोलैरिटी होती है चार्जेस की, मतलब उनकी डाइपोल मोमेंट कुछ होती है। तो पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर की स्ट्रक्चर आपको केमिकल बॉन्डिंग में कराई जाएगी, ये होती है, मैं तो सीधे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होती है वाटर की स्ट्रक्चर। तो इस तरफ और इस तरफ डाइपोल मोमेंट, तो नेट इसका कुछ होता है बॉन्ड पोलैरिटी, इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इसलिए पोलर कंपाउंड्स इसमें ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है CH2 हो गया जैसे,
CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया। ये नॉन पोलर होता है, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होता। तो हमने तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर पढ़ना है अभी। तो जो जितना पोलर होगा उतना ही पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब जितनी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उतना पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। सिंपल। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। सिंपल, ख़त्म कहानी। तो ऊपर देख लेते हैं भाई, बताओ 1 और 2 में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है पानी में? 2। करेक्ट, समझ गए ना आप लोग? ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी हो गया। चलो अगला है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज जो मेल्ट करता है ना वो सॉलिड होता है, सॉलिड मेल्ट करता है। तो सॉलिड में फिर पैकिंग की बात आ जाती है। जो अच्छे से पैक होगा ना वो मेल्ट आसानी से नहीं होगा, डिफ़िकल्टी से मेल्ट होगा। देखो अगर आपको पैकिंग करनी है, मान लो एक ये है मॉलिक्यूल, एक ये है मॉलिक्यूल, ये सिस मॉलिक्यूल है। सिस को एक के ऊपर एक आप फिट नहीं कर सकते। ट्रांस जो है एक दूसरे को फिट हो जाएंगे, ऐसे फिट हो जाएंगे। आप ऐसे चेयर्स इमेजिन कर सकते हो। मान लो चेयर्स ऐसे रखी हैं और ऐसे रखा है, टेढ़ा सा कुछ रखा है। किन को निकालना आसान है? कौन सी चेयर को निकालना आसान है, सिस वाली को या ट्रांस वाली को? बताओ। ऐसे पड़ी हैं कुछ चेयर्स, उठाना है चेयर, कौन सी चेयर उठानी आसान है? कम फोर्स आपको सिस में लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो क्योंकि सिस की पैकिंग जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ट्रांस एक सिमेट्रिकल पैकिंग में आ जाता है, इसलिए उसको अलग करना मुश्किल होता है। तो इसमें आपको डाइपोल मोमेंट नहीं चेक करना। ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ये लेस सिमेट्रिकल है। उसका फिट बेटर होगा, बेटर फिट, हैंस डिफिकल्ट टू सेपरेट। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से, और स्टेबिलिटी टूवर्ड्स हीट भी फिर ट्रांस की ज़्यादा होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें होंगे। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो आप देख रहे हो सिर्फ एक डिस्टेंस बदलने से, मतलब CH3 ऊपर लगा एक में नीचे लगा, इतने से बात से ही कितना फ़र्क आ गया मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर में, स्टेबिलिटी में, कितनी प्रॉपर्टीज़ बदल गई सिर्फ इस एक शिफ्ट से। तो ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, 1 और 2 आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बहुत फ़र्क है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, इसलिए इनको आइसोमर बोला है, क्योंकि प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगला है EZ नॉमेनक्लेचर। ये पढ़ते हैं हम लोग। E का मतलब एंटजन, मतलब ऑपोजिट। Z का मतलब ज़ूज़ैमन, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सेम साइड।
तो EZ नॉमेनक्लेचर कब यूज़ करना है? जब चारों ग्रुप डिफरेंट हों। देखो C डबल बॉन्ड C, CH3, Cl, Br और I। अब बताओ ये सिस है या ट्रांस है? ये तो बता ही नहीं सकते, ग्रुप सेम हो तब तो सिस ट्रांस बताएं। हाँ ये बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, पर कौन सिस है कौन ट्रांस है यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे E और Z एप्लीकेबल होगा। E का मतलब ऑपोजिट, Z का मतलब सेम साइड। कौन ऑपोजिट कौन सेम साइड? तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको इनकी सीनियरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ है कार्बन, यहाँ है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है कार्बन से, इसलिए ये सीनियर ग्रुप है और ये जूनियर ग्रुप है ऊपर। ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसलिए ये सीनियर है, ऊपर ब्रोमीन जूनियर है। दोनों सीनियर सेम साइड पे हो गए तो ये Z है। यहाँ पे ये सीनियर है, ऊपर वो सीनियर है। दो सीनियर ग्रुप ऑपोजिट हो गए तो ये E है। इस तरह से देखा जाता है। अगर सीनियर ऑपोजिट है तो E, सीनियर सेम साइड पे है तो Z। तो अब सीनियरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो उनको बोलते हैं CIP रूल्स। वो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, ये लिख लेते हैं। इफ सीनियर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड तो उसको बोलेंगे Z। इफ सीनियर ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड उसको बोलेंगे E। टू डिसाइड सीनियर जूनियर ग्रुप CIP rule is followed। CIP का मतलब है कान, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, स्पेलिंग तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन गोल्ड प्री लॉग, साइंटिस्ट के नाम है ये रूल, CIP रूल्स। दिस इज also called sequence rule या फिर priority rule। तो क्या है रूल्स, क्या है? देखो सिंपल से रूल है ये। पहला, द ग्रुप whose first atom has higher atomic number is senior। एटॉमिक नंबर हाई होगा तो वो सीनियर होगा। फर्स्ट मेंबर बोल रहा है, जैसे CH3OH फर्स्ट मेंबर, कार्बन के साथ जो फर्स्ट मेंबर जुड़ा है वो कार्बन है। यहाँ पे फर्स्ट मेंबर इज कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट मेंबर इज ऑक्सीजन। तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखना है। इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है इसलिए ये सीनियर होगा। ये बोल रहा है फर्स्ट एटम का।
और अगर मान लो फर्स्ट का सेम हो जाए तो फिर आप सेकंड का चेक करोगे, सेकंड का सेम हो जाए थर्ड का चेक करोगे, एंड सो ऑन। इन केस व्हेन फर्स्ट atoms are common in both groups, then go for second, third and so on till first point of difference, जब तक कहीं डिफरेंस आता नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये तो मैंने ये दिखाया नहीं, सी समथिंग ए बी कुछ होगा, सी ए बी, उधर तो जो भी है इधर देखते हैं क्या करें। आप इधर करा लो, आप एक CH2 करा लो, Cl ले लो, एक CH2OH ले लो। तो फर्स्ट एटम कार्बन है, इधर भी फर्स्ट कार्बन है, हुआ ही नहीं कुछ, सेकंड Cl आ गया, सेकंड O आ गया, Cl सीनियर हो जाएगा। तो ऐसे नहीं बोलना Cl सीनियर है, पूरा ये वाला ग्रुप ही सीनियर हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस से आ गया। अगला heavier isotope is senior। आइसोटोप में क्या होना, जो हैवियर है वो सीनियर होगा। एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ड्यूटेरियम, सीनियर ड्यूटेरियम होगा। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास ज़्यादा है ना उसका, हैवियर। फोर्थ थोड़ा टेढ़ा सा पॉइंट है, समझना पड़ेगा। इन केस, वैसे मोस्टली क्वेश्चन ना आपके पहले 3 पॉइंट से हो जाने वाले हैं। इन केस व्हेन फर्स्ट and second atoms of a group are connected through double or triple bond, then hypothetically it is considered that they are connected twice and और कर लो, और twice or thrice with each other। क्या है ये, देखो ऐसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, अगर इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है एक कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है और एक नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो कैसे बनेगा ये, ऐसे बन जाएगा C, एक कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ N N N, और एक नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ। तो एक नाइट्रोजन को एक के साथ तो आपने पहले ही जोड़ दिया, 2 और लगा दो कार्बन, इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगा ये ग्रुप पूरा। और एग्जांपल देखते हैं।
सी डबल बॉन्ड हो, मान लो कोई ग्रुप है, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ, तो सी, पहले तो ऑक्सीजन जोड़ दो लो, तो एक कार्बन को दो ऑक्सीजन के साथ कर दिया, अब एक ऑक्सीजन को दो कार्बन के साथ करेंगे, तो ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ तो पहले से ही है, एक के साथ और जोड़ दो, इस तरह से ये एक्सपैंड हो जाएगा ग्रुप। ऐसे करना होता है ये। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसका एग्जांपल, कर ही दूँगा, इसका एग्जांपल कर देते हैं पहले। देखो सी डबल बॉन्ड सी, एच डी, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, सी एच टू एन एच टू। ये बताना है ई है या जेड है। तो देखो डी और एच में तो पता चल गया कि ये सीनियर है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, इसको खोलना पड़ेगा आपको, तो पहले वही करेंगे। सी डबल बॉन्ड सी, एच डी, चलो ये तो हो गया, सी एच, ये हो गया। अब सी डबल बॉन्ड एन है, तो एक कार्बन दो नाइट्रोजन के साथ और एक नाइट्रोजन दो कार्बन के साथ, इस तरह से, और नाइट्रोजन के साथ एक एच तो था ही, तो एच तो लगेगा ही लगेगा। इस तरह से ओपन हो जाएगा ग्रुप ये सिर्फ CIP रूल के लिए है, और ऐसे मत खोलते फिरना, कहीं रिएक्शंस के लिए नहीं है वो, ऊपर वाला मॉलिक्यूल ही है रिएक्शंस में, तो ये सिर्फ सीनियरिटी के लिए डिसाइड करने के लिए। यहाँ तो सिंपली है CH2 NH2, तो ये NHH, मैंने इसको HH ड्रॉ कर देता ताकि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाने में आसानी। ये हो गया। चलिए अब देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या आ रहा है, यहाँ फर्स्ट में कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। सेकंड देखो, सेकंड यहाँ नाइट्रोजन आ गया, यहाँ भी नाइट्रोजन आ गया, तो फिर थर्ड दूसरी तरफ चल लो, इस तरफ जाओगे तो सेकंड इस तरफ N आ गया, सेकंड इस तरफ H आ गया, तो ऊपर वाला सेकंड N आ रहा है ना, ऊपर वाला सीनियर होगा। यहाँ नीचे वाला ये सीनियर था, ऊपर ये सीनियर है, तो ये Z है। इस तरह से ये रूल काम करता है। इसमें मैंने क्वेश्चन देखे नहीं, कभी पूछे हो किसी ने, फिर भी रूल तो करा दिया मैंने। चलो पहले 3 पे ही हो जाते हैं क्वेश्चन, तो 5th पॉइंट, लोन पेयर is considered to have 0 atomic number, hence lone pair is always junior। लोन पेयर तो आप जानती हो जो बॉन्ड नहीं बना होता, इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड नहीं बना होता। इसका एग्जांपल सीनियर एन पे आएगा लोन पेयर। इसको ना ऑक्साइन बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड एन OH, इस ग्रुप को ऑक्साइन बोलते हैं। ऊपर तो ये सीनियर आ गया, इधर लोन पेयर तो 0 आएगा, तो ये सीनियर आ गया, तो ये E है। मैंने ऊपर गलत कर दिया था, एक सेकेंड, ये E आएगा भाई, Z नहीं आएगा। ऑपोजिट को E बोलते हैं, सॉरी, सीनियर ऑपोजिट थे ना, E बोलते हैं। तो EZ और सिस ट्रांस में ना कोई रिलेशन नहीं होता। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन
EZ एंड सिस ट्रांस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, अगर कहीं सिस ट्रांस है वहाँ EZ आप लगा सकते हो। EZ कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू सिस ट्रांस। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सीनियर है, इधर ये सीनियर है, दोनों सीनियर एक तरफ, तो ये Z हो जाएगा। और ये सिस भी है, इस तरह से ट्रांस वाला E हो जाएगा। तो सिस ट्रांस में EZ लग सकता है। तो इस तरीके से EZ होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये होमवर्क आप करके आना। डिटरमाइन EZ फॉर फॉलोइंग। EZ करना है पता, पहला। दूसरा थर्ड एक काम करो, अभी कर दो इसको। चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट्स देता हूँ, करो अभी। किसी का नहीं हुआ क्या? फर्स्ट वाला बताएगा कोई? ओके, मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर देता हूँ। ये डबल बॉन्ड है, इसको खोलना पड़ेगा। CH डबल बॉन्ड मतलब एक कार्बन के साथ 2 नाइट्रोजन, तो N, और एक नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन, तो नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ तो पहले से था, एक और लग जाएगा, और H तो पहले से ही है नाइट्रोजन के साथ NH। ये है। अब इधर तो यही था, CH2 CH3 CH3। तो अब यहाँ फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ भी फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे सेकंड नाइट्रोजन है, इधर भी सेकंड नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे अगर और सेकंड जाएंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, ये वाला। तो सेकंड पार्ट ऑफ डिफरेंस में ये जीत गया, तो ये सीनियर है नीचे वाला। यहाँ पे फर्स्ट पे कार्बन, सेकंड पे कार्बन, यहाँ सेकंड पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कार्बन सीनियर हो जाएगा। बोथ सीनियर सेम साइड, तो ये Z है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार फिर से बता दीजिए। ये पूरी बात में कहाँ से नहीं समझ में आया? कौन सा?
सर सेकंड जो लोकेट की नाइट्रोजन की साइड में वो। ओके, ये ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर बन जाता है, डबल बॉन्ड को खोल के लिख लिया, वो समझ में आ गया। यस सर। देखो इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, तो फर्स्ट में दोनों कार्बन था, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से तो बात नहीं बनी। सेकंड में देखो, अब सेकंड में 3 रूट हैं तुम्हारे पास। सेकंड में तुम इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी ये तीनों तो सेकंड है ना। इधर देखो, सेकंड में तुम यहाँ जा सकते हो और यहाँ जा सकते हो, तो किसी भी एक तरफ चले जाओ। मैं पहले वहाँ गया तो मुझे एन टकराई दिया, यहाँ गया तो एन टकराई दिया, तो बात नहीं बनी। अभी लेकिन मेरा सेकंड ख़त्म नहीं हुआ, मैं दूसरी तरफ जाऊँगा, यहाँ जा रहा हूँ सेकंड में एन आ रहा है, यहाँ जा रहा हूँ सेकंड में एच आ रहा है, तो सेकंड में फिर बात बन गई, यहाँ एन वाला जीत जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। सेकंड एक ही हो ऐसा ही नहीं है, सेकंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जिस तरफ जाने पे तुम्हारी बात बन जाए उसी तरफ देख लो बस, ठीक है। यस सर। तो ये सीनियर नीचे वाला है, इधर सीनियर है तो जेड हो जाएगा। क्लियर हो गया अब ये? यस सर। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे तो ऑब्वियस है, देखो CS2 सेम आ गए, इधर O है, इधर Cl है, तो ऊपर वाला Cl सीनियर होगा, यहाँ पे ब्रोमीन सीनियर होगा, ये फिर से Z हो गया, दोनों सीनियर एक तरफ Z। अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, यहाँ पे कार्बन 2 नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, तो 3 वाला सीनियर हो जाएगा, ये सीनियर है। ऊपर फर्स्ट कार्बन है, नीचे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जीत जाएगा, ये सीनियर होगा। सीनियर सीनियर ऑपोजिट, तो E आ जाएगा। ये ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इधर 3 कार्बन के साथ, कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, इधर 2 के साथ जुड़ा है, और एक H रह गया। तो समझ में आ रहा है बात? ये करके दिखाऊँ ये? नहीं तो समझ में आ गया ना सबको? इस तरह से होते हैं यस EZ, सर। तो ये EZ होता है।